विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत श्लोकों की व्याख्या कार्य को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। प्रथम सर्ग के 49 श्लोक हमारे हो चुके हैं। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। विद्यार्थियों, प्रसंग हमारा चल रहा था, महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच चुके हैं और वशिष्ठ का आश्रम कैसा प्रतीत हो रहा था, वहाँ की स्थिति क्या थी, किस प्रकार से शोभायमान था। आगे के श्लोकों में महाकवि कालिदास ने यही वर्णन किया है। विद्यार्थियों, देखिए अगला श्लोक, आकीर्णम ऋषि पत्नी नाम उट्टज द्वार रोधी भी अपत्यैरिव निवार भाग धेयो चितैहि मृगैहि। देखिए विद्यार्थियों, इस श्लोक में तपोवन में जो मृग है हिरणों का, वहाँ की तपस्वियों के प्रति जो स्वाभाविक अनुराग है उसका कवि ने वर्णन किया है कि पत्तों की कुटी का जो द्वार है उस द्वार को रोक करके मुनियों की पत्नियां बैठी हुई हैं और उन्हीं के पास में संतान की तरह, पुत्रों की तरह, पुत्रियों की तरह कौन बैठे हैं? मृग बैठे हुए हैं, हरिण बैठे हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो निवार का जो भाग है वो पाना चाहते हैं। निवार यानी उनका जो चारा है वो उसे खाना चाहते हैं। खाने के लिए, निवार का भाग पाने के लिए मृग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से वो जो आश्रम है उसमें बहुत ही सुंदर नेत्रों वाले सुंदर हिरण बैठे हुए हैं और वह आश्रम उन मृगों से भरा हुआ है। तो संध्या के समय निवार का भाग पाने के लिए मुनि पत्नियों के पास में पुत्रों की तरह मृग बैठे हुए हैं और मृगों से वह आश्रम भरा हुआ है। तो विद्यार्थियों, प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने किया है कि मानव और पशुओं में जो स्नेह है उसका स्वाभाविक वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है कि मानव प्राचीन काल में प्रकृति के प्रति कितना स्नेहित था। छात्रों, यहाँ पर अनुश्रुप छंद है, वैदर्भी शैली है और भाषा आप देखिए बहुत ही सरल है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 51, से कांते मुनि कन्याभिः तत्क्षणोचित वृक्षकम विश्वासाय विहंगानां आलवालाम्बु पायिनाम। विद्यार्थियों, से कांते यानी वृक्षों का जल सिंचन करने के पश्चात मुनियों की जो कन्याएं थी तापस बालाओं के द्वारा उसी क्षण छोटे छोटे वृक्षों से दूर हट जाती थी।
तपोवन के वृक्षों को जल सिंचन करने वाली तापस बालाओं का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ने किया है कि इस प्रकार से उसी समय छोटे वृक्षों से वो दूर हट जाती थी। तपोवन में वो बालाएं वृक्षों को जल डाल करके तुरंत दूर हट जाती थी, क्योंकि थालों का जलपान करने वाले पक्षी के विश्वास के कारण मुनि कन्याएं आश्रम के वृक्षों को सींचकर तुरंत ही आश्रम के पास के वृक्षों से हट जाती थी। विद्यार्थियों, छोटे छोटे वृक्षों के तनों के चारों ओर मिट्टी खोद करके गड्ढा बना देते हैं और वो थाला कहलाता है। और उस वृक्ष को जब पानी से सींचा जाता है तो उस थाले में पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो जो पक्षी हैं वो उस थाले में से पानी पीते हैं। तो इसीलिए वो जो ऋषि कन्याएं थी वो जल दे करके एक को जल दे करके दूसरे की ओर बढ़ जाती थी, ताकि पक्षी जो है वो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आसानी से पानी पी सकें। तो यहाँ कवि ने बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया है पक्षियों की क्रियाओं का, तापस बालाओं का उनके प्रति स्नेह का, उनके तालमेल का। यहाँ महाकवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सूक्ष्म अपनी वर्णन शक्ति के द्वारा एक एक चीज़ को गहराई से देखते हुए, समझते हुए उसे बड़ी ही सरल भाषा में हम सभी के सामने रघुवंश महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। तो प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ हम देखने को मिलता है विद्यार्थियों, और अनुष्टुप छंद है, भाषा बहुत ही सरल है। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों अगले श्लोक की तरफ। श्लोक संख्या 52। आत्पत्ति संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैः वर्तितो वर्तित रोमन्थम उटत आंगन भूमिषुः। अगले श्लोक में महाकवि कालिदास ने आश्रम के आंतरिक भाग की स्थिति, आश्रम के आंतरिक भाग की झांकी को प्रस्तुत किया है। क्या कह रहे हैं कि आतप यानी धूप, आत्पायत संक्षिप्त निवारासु, धूप के चले जाने से इकट्ठे किए निवार यानी धान्य वाले, कि जब धूप चली गई, झोपड़ी के आंगन की भूमि में बैठे हुए जो हिरण थे वो क्या कर रहे थे? पागुर कर रहे थे। और धूप के जाने के बाद निवार उन आंगनों में बटोर कर इकट्ठा कर दिए गए थे। तो यहाँ कवि ने आश्रम की भीतरी स्थिति का बड़ा ही यथार्थ और मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। अर्थात कि जो हिरण वहाँ आश्रम में बैठे हुए थे उन्होंने उस धान्य को, उस चारे को खा लिया था और वो खा करके पांगुर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही धूप चली गई दो हिरण भी उठ के चले गए, और उनके जाने के बाद में जो निवार बचे रहे थे उनको उठा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया था। तो इस प्रकार से कवि कालिदास ने बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण आश्रम का किया है। अनुष्टुप छंद है और भाषा बहुत ही सरल है, सरस है। विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा श्लोक व्याख्या यही समाप्त होती है।